नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसे भारतीय एकता का जैसे जैसे प्रसार हो रहा है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जैसे जैसे इसके महत्व को समझने लगे हैं और यह एहसास धीरे धीरे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो वो सारे जो सुखद समाचार हैं, घटनाएं हैं, उसको हम बराबर जो है साझा करते चले जा रहे हैं। तो एक घटना और भी साथ देवरिया में हमारे भारतीय भाई बहन लोगों ने एकता का मार्च निकाला, भारतीय एकता का मार्च निकाला। अभी देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल की यानी सांगठनिक अभी उसमें भागीदारी नहीं है। ये शुद्धतः हमारे भारतीय अवाम की, जो आदरणीय भारतीय अवाम की भागीदारी है। ये सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई मान समझ लें, सभी लोग समझ लें। अभी संगठन की ओर से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। ये जनता और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम खुद स्पॉन्टेनियसली, इसको कहते हैं अंग्रेजी में, खुद संगठित होकर के ऐसा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सुखद संयोग है इस मुल्क के लिए। लेकिन इसी तरह की भावना देश के प्रत्येक कोने में तमिलनाडु से भी आनी चाहिए, केरल से भी आनी चाहिए, पश्चिम बंगाल से भी आनी चाहिए, सुदूर हमारा जो मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और फिर जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं, माने तमिलनाडु है, आपका कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है और ये आपका महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार हैं। इन क्षेत्रों से भी इसी तरह की हमारे भारतीय एकता का प्रचार जो है बहुत जोरों से होने की परम आवश्यकता है। जैसे भी हो, ये सारा विकार हमारे देश में बिखराव को लेकर के और बिखराव से उत्पन्न और भी जो समस्याएं हैं उसकी जड़ में है, उसके मूल में है भारतीय एकता का भाव। भारतीय एकता के भाव के कारण राष्ट्रभक्ति का भी भाव है। व्यक्तिगत स्वार्थ का पूरा यानी वो साम्राज्य कायम है और जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ काफ़ी यानी घना रहता है, बसा रहता है और हावी रहता है, राष्ट्रभक्ति उसमें नहीं आती है। राष्ट्रभक्ति फिर वो पाखंड का शिकार बन जाती है। पाखंड हो, आपका मंच पर भाषण देना हो या भाषण की शोभा बढ़ानी हो या कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, इसी के दलदल में फंसा रहता है। हमारे मन में, हमारी कटिबद्धता में, हमारी प्रतिबद्धता में, हमारे जज्बे में और हमारे आचरण व्यवहार में फिर वो आ नहीं पाता है। वो आ नहीं पाती हमारी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति। तो
तो इस सब आने के लिए भारतीय भाव का आना बहुत जरूरी है। भारतीय भाव आने के लिए बाकी और विचार, यही बार बार समझाने की कोशिश हो रही है कि हम किस जात के हैं इसका कोई मतलब नहीं है। हम ब्राह्मण हैं कि हम क्षत्रिय हैं, कि हम राजपूत हैं, कि हम ठाकुर हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम यादव हैं या ओबीसी हैं, हम एससी एसटी हैं, कोई मतलब नहीं है। हम भारतीय हैं, इसी की प्राथमिकता, इसी की प्राइमेसी और इसी की प्रायोरिटी हर वक्त जो है हमारे भावनाओं में होनी चाहिए। और इसको यदि भारत राष्ट्र को मैंने परपेचुअली और एवरलास्टिंग कायम रहना है तो ये बात हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में आनी आवश्यक है। तो देवरिया में हमारे भारतीय भाई बहनों ने इसका मार्च निकाला। फिर से ये दोहराने की आवश्यकता है कि अभी भी हमारे शहर में रहने वाले शहरी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, यादव कहे जाने यादव और थोड़ा ओबीसी भी कह सकते हैं, वो कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, इधर से अपेक्षित भागीदारी अभी आनी बाकी है। इन सभी से निवेदन है, सभी से नम्र ये निवेदन प्रार्थना है, विनती है कि भारतीय भाव के और भारतीयता को, भारत राष्ट्र की महत्व को समझते हुए, क्योंकि ये देश सभी का है, आपका भी है और उनका भी है, और ये देश की सुरक्षा तभी संभव है, तभी मुमकिन है जबकि भारतीयता आधारित एकता सच्चे रूप में हर एक भारतीय भाई बहन के जज्बों के जरिए वो स्थापित हो। तो इन अपने भारतीय समाज के इन आदरणीय भारतीय भाई बहन के तबके से नम्र निवेदन है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि शहर में रहने वाले हमारे शहरी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे यादव और ओबीसी कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और वो सवर्ण हो गए, और इस प्रकार और भी जो भारतीय भाई बहन जो भी छूटे हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमको जानकारी है, ये मतलब ये सबके लिए है। कोई भी भारतीय भाई बहन इसमें छूटना नहीं चाहिए। इसमें देखिए ऐसा है कि ऐसा करने पर कुछ तत्व इसमें खलल इसमें विघ्न डालने की कोशिश करेंगे तो उन तत्वों से निपटा जाएगा। उन तत्वों का इलाज जरूरी है, इलाज उनका हो जाएगा, और इलाज करने की क्षमता जो है वो भारतीय वामता के दल में है। तो इलाज की छोड़िए, पहले काफ़ी तादाद में, काफ़ी प्रतिशत में 99.99% लोग अपने इस भारतीय माहौल में हो जाएं। बाकी यदि 0.001% कुछ तत्व मिलते हैं तो उनका इलाज हो जाएगा। इलाज और उनका जिसके वो पात्र हैं उनका इलाज हो जाएगा। भारतीय वामता के दल के ईश्वर खुदा के रहमत से इतना इतनी ताकत भी है, इतनी अक्ल भी है, तो उनका इलाज कर देगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि इस भारतीय एकता के इस अभियान को, इस जज्बे को, इस भावना को, इस सद्भावना को आप लोग अधिक से अधिक बढ़ाइए। और ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब में दी गई हैं, तो यूट्यूब को भी बढ़ा देंगे
तब भी लगभग उसमें काफ़ी काम हो जाएगा। अब जो है एक तालिबान, एक बहुत एक चिंता के विषय, तालिबान जो है एक विश्व स्तर का सबसे खतरनाक वो आतंकवादी संगठन है। वो जितना खतरनाक है उसके संबंध में जो सोच है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आप जानना चाहेंगे कैसे? देखिए, जितने भी बड़े अपराधी होते हैं इतिहास में भी देखिए, जिन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार किया तलवार के बल पर, उन्होंने इस्लाम को जोड़ लिया उसमें, इस्लाम भी बदनाम हो गया और फिर विरोधियों के लिए जो है वो निशाने पर आ गया। सभी शेष इस्लाम इस आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए, और भारत के बाहर लोगों के लिए। तो ये जितने भी ये राजनीतिक हस्तियां होती हैं और भी इस तरह के स्वार्थी हस्तियां होती हैं, जब भी अपना ये स्वार्थ अपने राज्य का विस्तार करती हैं और तो वो धर्म का, पंथ का सहारा लेती हैं और पंथ के सहारा लेकर के फिर उसी पंथ में ढाल भी देती हैं। अब जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से वो सब निकले, पूरा ईरान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा इराक तलवार के बल पर जो है उन्होंने इस्लाम बना दिया। ऐसा लोग कहते हैं, मंगोलिया को, फलाने को, ढिकाने को। भारतीय वामता के दल ये समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई न कोई शासक ऐसा जरूर होगा, अपने राज्य का विस्तार किया होगा, इस्लाम पंथ को चिपका दिया होगा और बाकी जनता में भी इस्लाम वो उसी बल पर वो फैला दिया होगा। तो इस तरह का एक विरोधियों को कोई मौका ये मिला होगा कि भाई इस्लाम ही जो है वो हिंसा के द्वारा फैलाया गया। एक बहुत गलत अवधारणा है और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अदना सा आदमी हूँ भाई। स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़िए, उनसे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका प्रकरण बार बार मैंने लोगों के दिमाग को पॉइजन वो करता रहता है। तो हमारी जनता को इतनी फुर्सत नहीं है कि इतनी गूढ़ बातों की, इतनी उलझी हुई बातों को में दिमाग अपना खपाएं और अपनी ऊर्जा लगाएं। लेकिन लब्बे लुबाब में, संक्षेप में, सारांश में ये समझ लीजिए कि जितने भी स्वार्थी और राजनीतिक हस्तियां होती हैं जब अपने राज्य का विस्तार करती हैं, किसी न किसी पंथ विशेष को जोड़ करके और बाकी को कन्वर्ट भी करा देते हैं। ऐसे हम नहीं करते हैं ताकि वो उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, उसको एक औचित्य वो प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए इस्लाम पंथ से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम पंथ एक पाक पंथ है। वो जो राजनीतिक हस्तियों का ऐसा चरित्र रहा है, उनकी करतूत रही है, इसलिए उनकी बात पर मत जाइए। नंबर 1। दूसरा, उसी प्रकार ये तालिबान है। तालिबान एक खतरनाक आतंकी संगठन है। बस यहीं तक माना सकते वो आतंकी है। अब ये जो दुष्ट है अब इस्लाम का एक कवर ले रहा है और बाकी इनके विरोधियों को चिंता विरोधियों की नहीं है। इसी तरह का तर्क लेकर के हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में पूरे इस्लाम आस्था पर निशाना साधना, ये सबसे खतरनाक बात होती है। तो वो जो तालिबान है एक बहुत खतरनाक आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी भी भारतीय भाई बहन को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ही खतरनाक किस्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो आतंकी संगठन है। कहाँ से उसी पांथिक आधार पर, उसी धार्मिक आधार पर वो फंड भी वो जुटाता है कि हम भाई इस्लाम के हैं, आप भी इस्लाम के हो, पैसे जुटाओ। सारा फंड उसको जब संगठित हो रहा था सारे फंड जो इस टाइप से ये सऊदी अरबिया और दुबई में और संयुक्त अरब इमारात,
UAE आप जैसे करते हैं, तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात, तो इनके जो दुबई है और भी जगहों से वहीं पर सिर्फ एक पांथिक आकर्षण दे करके फंड जुटाना ये भी होता है। ये सब गलत है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी कुछ कहने का, दखल देने का, अपनी टिप्पणी देने का हमारा कोई वो इरादा नहीं है। विश्व के जितने भी इस्लामिक देश हैं, जाने कि पंथ विशेष पर वो राज चलाना बल्कि छोड़ दें, लोकतंत्र चलाएं, जनता का तंत्र चलाएं, और पांथिक आधार पर वो वहाँ की आवाम की क्या दुर्दशा हो रही है ये सबको मालूम है। और सिर्फ इस्लाम के नाम पर जो है एकता की बात बिल्कुल मिथ्या है, बल्कि मानवता है, लोकतंत्र है और आपसी जो भाईचारा है, इस पर वो शासन चलाए बल्कि बेहतर है। अभी फिलहाल भारतीय वाम ताकत दल इतना ही कह रहा है और इतना ही कह सकता है। लेकिन हाँ, इन आतंकवादी तालिबान जैसे लोगों को फंडिंग, सहायता देना, उसको मान्यता देना, उसके साथ माने कि वो हमदर्दी रखना, ये उनको छोड़ना पड़ेगा। ये वो सांप है कि उनको भी वो डसेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्या तालिबान जो है वो टर्की को छोड़ देगा? क्या तालिबान पाकिस्तान को छोड़ देगा? क्या तालिबान वो ईरान को छोड़ देगा? कदाप जो है वो इस मुगालते में न रहे। भारत तो निपट लेगा। भारत की कुछ आंतरिक समस्याएं हैं और जिसका कि वर्णन जो बराबर मैं वो करता रहता हूँ। उन समस्याओं से जो ही वो निपट लेगा, बड़े अच्छी तरीके से इनको नष्ट में नाबूद कर सकता है और करेगा भी इस तालिबान को। तो पहली तो चीज़ है कि उस तालिबान को किसी पंथ या इस्लाम से जोड़ने की जो प्रथा है, जो प्रैक्टिस है, वो छोड़नी पड़ेगी। उसका इस्लाम से बिल्कुल कुछ भी लेना देना नहीं है। वो दुष्ट जो है इस्लाम का एक कवर पढ़ करके अपने करतूतों को लेजिटिमाइज करने के लिए, औचित्य वो ठहराने के लिए हर जगह से वो समर्थन वो जुटा रहा है। हमारे भारत में भी कमजोरी है, कुछ लोग हैं, और तो ये अच्छा, और वो इसलिए कुछ लोग जो है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता है। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि नहीं आतंकवादी का मजहब होता है। फिर वही अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर निशाना साधने के लिए वो इस तरह का उस तर्क को काट कर अपना तर्क जो है वो जोड़ने के लिए। लेकिन आतंकवादी होता है, अपराधी होता है, पीड़ित होता है। वो उसमें किसी पंथ का लेना देना बिल्कुल नहीं है। हर जगह देखिए, वो जो आतंकित थे, जो कि हवाई जहाज़ पर किस तरह से वो बेचारे घुस रहे थे, हवाई जहाज़ से गिर भी गए, जिस तरह आतंकित थे, तो क्या उसमें कोई पंथ दिखाई पड़ रहा था? सिर्फ मानवता। तो अब ये सवाल है कि इतनी उसकी दहशत देखने के बाद भी ये थोड़ा दुख का विषय है, और दुख करना भी नहीं है। अब तो उसका समाधान ढूंढना है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग फिर भी उससे हमदर्दी दिखा रहे हैं। अब ऐसे लोग कौन हैं? वही चूंकि पंथ इस्लाम का वो लगाया हुआ है, तो वो रोग कुछ पकड़ लिया है, कुछ तत्वों को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। और ये तत्व जो है, इसके पहले तो आतंकवादियों को पाकिस्तान के संबंध में एक हमदर्दी और वो भी कुतर्क के द्वारा, और उन्हें आतंकवादी नहीं,
जो भी भारत में इस तरह से विप्लव जो है वो पैदा करते थे, सबके प्रति हमदर्दी दिखाते हुए, उनके पक्ष में जो है तर्क देते हुए, उनको डिफेंड करते हुए अक्सर ये मिलते थे वो टीवी चैनलों पर। अब वही मुखर होकर के तालिबान के पक्ष में, कौन तालिबान? जो विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी है, नरसंहारी भी है और बहुत क्रूर भी है, बहुत वो निर्मम भी है। उसके प्रति ये हमदर्दी, ये तत्व दिखा रहे हैं। और उनका और वो वही गिने चुने शादाब चौहान, पीस पार्टी का भारतीय जनता ताकत दल तो कह रहा है कि वो अपनी पार्टी का नाम ही बदल ले, नाम रखा है पीस, और सबसे अधिक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है भारत में। बल्कि अपने पार्टी का नाम, बल्कि मैं चुनाव आयोग को बोलूँगा और निवेदन भी करूँगा कि इस पार्टी का नाम या तो इसकी मान्यता को खारिज करिए और इसका नाम इसका बदल कर रख दीजिए, वो डिस्टर्बेंस पार्टी, डिस्ट्रक्शन पार्टी। ये पीस पार्टी हो नहीं सकती। ये पीस के लिए है ही नहीं है, डिस्ट्रक्शन के लिए है और डिस्टर्बेंस के लिए है। तो उसका शादाब चौहान, शोएब जमई, अंसार रजा और कोई रशीदी करके है, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब हैं। और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, टीएस हसन, शफीकुर रहमान। ये तो रहा वो इस्लाम आस्था से। कुछ गैर इस्लाम आस्था वाले भी हैं, लेकिन वो उस पार्टियों के हैं जो हमारे इस देश की बिल्कुल खतरनाक दुश्मन रही हैं। अब हम दुश्मनों को वोट करते रहे हैं, ये भी एक व्यथा विधा है। वो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का शशि तरूर वो समर्थन दे रहा है। और सुनने में आया कि कोई और एक पार्टी का नेता, उसी पार्टी का एक और नेता, उसी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का एक और नेता, वो ये कह रहा है कि अरे ये मीडिया वाले उसे जो अमेरिकी जो एयरफोर्स की जहाज को क्यों दिखाते हैं, इस तरह से उसको क्यों बदनाम करते हैं। इससे ज़्यादा तो जो है वो कोरोना में लोग दौड़ते मर गए थे। देखिए, जीएनपीसी के विषय में भारतीय जनता दल ने काफ़ी बताया हुआ है। उसको तो बस ये कह रहा है कि हमारे देश के लोग सबसे पहले बूथ पर, मतपेटी पर उसको शून्य करना है। ये उनकी प्राथमिक ड्यूटी बनती है, प्राथमिक कर्तव्य बनता है, उसको शून्य करना है। इससे खतरनाक कोई भारत में कोई संगठन आज तक आया नहीं है। तो वो जब उसका हर एक नेता, उसका राहुल, उसका जवाहरलाल नेहरू, उसका इंदिरा, इस देश को हमेशा डसते रहे हैं, देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो उनकी बोली जब भी निकलेगी, भारत के खिलाफ जारी वो निकलेगी। बस तो अभी भी अब उत्तर प्रदेश से काफ़ी साफ हो गया है, बिहार से भी काफ़ी साफ हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग समर्थन करते हैं। केरल में उसकी कुछ जड़ें हैं, पंजाब में जड़ें हैं, राजस्थान में जड़ें हैं, मध्य प्रदेश में जड़ें हैं, अभी छत्तीसगढ़ में हैं, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। तो अभी भी इसकी जड़ों को बिल्कुल समूल समाप्त करना है। और समूल समाप्त करने से बात नहीं है, इन तीनों को फिलहाल सोनिया, राहुल, प्रियंका को पैक करके वो अब इटली या वैसे लग रहा है कि अब इटली नहीं, अब उनका पसंदीदा जगह ये अफगानिस्तान हो गया है। इन जीएनपीसी वालों का वो जिस तरह से वो तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, इन जीएनपीसी वालों का पसंदीदा जो है वो अफगानिस्तान हो गया है। तो ये सारे जो है जीएनपीसी वालों को पहले ये शुरुआत करें, सोनिया, प्रियंका, राहुल को पैक करके तालिबान के पास भेज दें। वो अच्छी वो खातिरदारी कर देगा इनकी। वो चाहता है ना इनका
वो खातिरदारी इनकी कर देगा वो। और उसी प्रकार ये असदुद्दीन ओवैसी, अंसार रज़ा, शोएब जमई और वो रशीदी और शादाब चौहान और इस प्रकार कोई असगर करके है और टीएस हसन, शफीकुर रहमान, इनको भी इनके चहेते, हम तो समझा रहे हैं कि वो सबसे खतरनाक वो आतंकवादी है, लेकिन इनके नजरों में वो चाहता है तो चाहते के पास इनको वो पैक करके भेज दीजिए। इनके चाहते के द्वारा अच्छी खातिरदारी वहीं पर हो जाएगी। सबसे आसान और सबसे जरूरी तरीका। और यही नहीं, ये दो पार्टियां इसमें, एक तो ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वो समाजवादी पार्टी, इसके भी बगैर अखिलेश के सह के संरक्षण के शफीकुर रहमान हुए, टीएस हसन हुए, ये बोल नहीं सकते। इनको भी पैक करके इनके चहेते तालिबान के पास भेज देना चाहिए। देखिए, बीमारी बहुत बड़ी है, इसे इलाज आधे मन से किया जाएगा, कभी भी समाधान इसका नहीं आएगा। ये निकम्मा मोदी जो है, हालांकि हमारा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के रूप में हमको इज्जत करनी चाहिए और मैं करूंगा भी, प्रधानमंत्री के रूप में करूंगा, लेकिन मोदी के रूप में पूरा अभिशाप बना हुआ है। अब तक जो है इनके संबंध में ये पूरा इन समूहों को इतनी छूट दी हुई है कि आज इनका इतना मन बढ़ा हुआ है, प्रत्येक दिन जो है हमेशा भारतीय समाज विरोधी और भारत के खिलाफ हमेशा कोई न कोई जो है षड्यंत्र, कोई न कोई वक्तव्य इनका चलता रहता है। तो और पूरी अराजक वो ये सरकार चला रहे हैं हमारे मोदी महोदय। बहुत ही घृणित और बहुत ही खतरनाक। तो बताया जा रहा था कि एक तो जितने भी उस अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक, सबसे खतरनाक इसमें है, सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन तालिबान, उसका इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से इसको समझ लें, इसलिए कि इसी भ्रम के चलते बिला वजह हमारे अपने ही देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर कुछ स्वार्थी, कुछ कट्टरवादी तत्व जो है निशाना वो साधना वो शुरू कर दिए हैं। ये उनके लिए भी चेतावनी है कि वो तालिबान जो है इस्लामी हो नहीं सकता और उसके जो करतूत हैं उसे तो कोई सवाल उठता भी नहीं है। तो वो तालिबान इस्लामी नहीं है, इस्लामिक नहीं है, पहली बात। और जो हमदर्द तत्व हो गए हैं जो कि उसको इस्लाम से जोड़ते हैं, जबकि इस्लाम एक पाक और पवित्र और आदरणीय पंथ है, विश्वास है, कन्विक्शन है, आस्था है। उसको ये इस टाइप के जो हमदर्दी दिखाते हैं, वो भी इस्लाम पंथ को बदनाम करते हैं, इस्लाम को जो है उस आतंकवादी संगठन से जोड़ करके। तो देश के हित में, भारत के हित में ये जरूर होगा कि इन सारे तत्वों को, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया है, टीएस हसन, शफीकुर रहमान, अंसार रज़ा और शादाब चौहान, रशीदी, असदुद्दीन ओवैसी और कोई भी हो, शशि तरूर को, इन सबों को 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी है। इनको पैक करके वहीं भेज दीजिए। भेजना पड़ेगा उसी अफगानिस्तान में, ताकि वो चाहता है इनकी अच्छी से वो खातिरदारी वो कर देगा वहाँ पर। और इनके जो दल हैं, सारा राजनीतिक दल, जैसे जेएनपीसी के राहुल, सोनिया, प्रियंका, बगैर इनके सह के शशि तरूर बोल नहीं सकता। शशि तरूर कितना खतरनाक और इस देश का गद्दार है, जरा देखिए।
जब ये कन्हैया कुमार कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस गद्दार को मालूम नहीं कि ऐसा कहना हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर सीधा हमला है। ऐसे गद्दार कन्हैया कुमार में इसको भगत सिंह, ये उसकी तुलना भगत सिंह से कर रहा था। ये गद्दार शशि तरूर, भारतीय जनता दल खुली चुनौती देता है उस गद्दार को। हिम्मत हो तो सामने आए और कोर्ट में हमको बुलाना है तो कोर्ट में भी बुलाए। गद्दार है। और उस शशि तरूर बगैर सोनिया राहुल के शाह के वो बोल नहीं सकता। और वो क्या, ये राहुल खुद समर्थन दिया उस कन्हैया कुमार के, जिसने यह नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो ये जहां तक मैं समझता हूं और सत्य भी है कि ये भारत के अंदर तालिबान से भी अधिक खतरनाक ये तंजीमें हैं। कौन? ये जेएनपीसी और ये समाजवादी पार्टी और ये वाम दल इत्यादि। अभी फिलहाल बहुत खतरनाक। तो बहुत अच्छा मौका है। अब तो मैंने पहले तो ये चिंता थी भाई इनको कहाँ भेजें। अब तो एक जगह मिल गई जिसकी तारीफ कर रहे हैं, इनके कसीदे पढ़ते हैं, जिनके प्रति हमदर्दी है, पैक करके मोदी जी से निवेदन है, मोदी जी की सरकार से निवेदन है, इनका अभी नाम बताया गया है, उनको एक एक करके इस देश के बाहर निकालें उनको, और निकाल करके बल्कि व्यवस्था कर दें उसी अफगानिस्तान में भेज दें, जहाँ पर इनके चहेते तालिबान द्वारा इनकी अच्छी खातिरदारी इनकी हो जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन तालिबान, अच्छा सिर्फ तालिबान की ही बात नहीं है, वो जितने भी पाकिस्तान में और भी आतंकवादी संगठन हैं, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और भी कई हैं, इनका भी इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। ये सभी लोग समझ लें। उसको लेकर के हमारे देश में कोई भेद विभेद पैदा न करें, ये खतरनाक खेल न खेलें। तो उनका भी वो आतंकवादी हैं और उनका नाश करना बहुत जरूरी है। और चूंकि उसको पनाह दे रहा है पाकिस्तान का भी विनाश करना जरूरी है। ये सब भारत कर सकता है, करेगा भी, बशर्ते ये उसके ऊपर से ये जो माने देश के दुश्मन वो संगठन हैं, जेएनपीसी, वाम दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, ये सब समाप्त हों। तो उनको पहले नस्ल में नाबूद करने की जिम्मेदारी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम आपकी है। पहले इनको बूथ पर एक होकर के पहले उनको नस्ल में नाबूद करिए। बाकी काम यदि भारतीय जनता दल को यदि आप पसंद करते हैं और समर्थन करते हैं और सत्ता का उपकरण आप थमाते हैं, तो जितने भी भारत की ताकत है उससे वो बहुत आसानी से तालिबान क्या कोई भी हो उसका विनाश कर सकता है। और इस विषय में ये भारतीय जनता दल जो इसका विश्वास है कि हमारे मुल्क की एक परंपरा रही है, और रामायण में सभी का विश्वास है, उसको किसी पंथ से मत जोड़िए। हमारे चाहे इस्लाम आस्था के हों चाहे हिंदू सनातन आस्था के हों, सभी लोग जो है वो प्रभु राम का आदर करते हैं, रामायण का आदर करते हैं, रामायण की कथाओं का आदर करते हैं। इंडोनेशिया में देख लीजिए, वहाँ इसका विचार ही नहीं है, वहाँ भी आदर है। तो रामायण और यह हमारे जो संत कवि और प्रभु राम के आनंद भक्त गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, तो
जो उन्होंने लिखा है कि जब ये विभीषण इसको समझा रहा था अपने बड़े भाई रावण को, रावण इसी प्रकार जैसे ये अहंकार में है ना, क्या नाम है ये आपका तालिबान, तो रावण को अपने बल का बहुत अहंकार था कि हम हर एक रूप धारण कर लेते हैं, हमने किसी वरदान लिया हुआ है, वो भगवान शंकर से लिया है। एक बात जो ये तो हम क्योंकि अपने इस देश में जो वातावरण है उसके आधार पर कर रहे हैं, ये माने काफ़ी मुमकिन है कि उस तालिबान को रामायण से क्या मतलब, कोई बात नहीं है, और रामायण को ना माने कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश के लोग रामायण जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसका इस्तेमाल जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए तालिबान रामायण को माने न माने इससे यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह देश रामायण को मानता है। तो उसी के आधार पर यह बताया जा रहा है कि वो रावण को बड़ा अभिमान था अपने बल पर, बाहुबल पर, और उसने काफ़ी शक्तियाँ, काफ़ी वरदान वो प्राप्त किया होता, उसी बल पर बड़े अहंकार में था। अरे ये तालिबान तो कुछ नहीं है, वो रावण जो है बहुत अहंकार में था। विभीषण ने बहुत समझाया कि भाई पर स्त्री को रखना जो है किसी भी तरह से वो धार्मिक नहीं हो सकता, धर्म के अनुकूल नहीं है। जब समझाते समझाते हार गया तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई में वो समझाता है, हालांकि मैं उसको जो चौपाई कहता हूँ उसका अर्थ भी बताता हूँ। तो उस चौपाई में ये कहा गया है कि तात राम नहीं नरभू पाला, तात राम नहीं नरभू पाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। इसका अर्थ यह है कि तात माने भाई, तुम जो है वो उनको सिर्फ एक उनको राजा बस समझ रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम ये समझ रहे हो कि अरे वो छोटे छोटे कोमल राजकुमार हैं, वो हम इतने बलशाली हैं, वो हमारा क्या कर लेंगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। वो नर भूपाल ही नहीं है, वो कालों कर काला, वो कालों के काल है। ये समझो, यानी जो तुम काल समझते हो ना कि किसी का काल आ जाता है, उसके भी वो काल है। तो भारत एक तालिबान नहीं, सैकड़ों तालिबान का काल है, काल बनेगा और अंत करेगा। वो ताकत है भारत में, लेकिन इन देश के दुश्मनों का सफाया करने के बाद थोड़ी विशेषता इसमें आ गई है कि ये तीनों मिल गए हैं, तालिबान, पाकिस्तान और चीन। वैसे भी व्यक्तिगत रूप से ये तीनों देश के भारत के दुश्मन हैं, तीनों, मतलब कि पाकिस्तान भी दुश्मन है, चीन भी दुश्मन है और तालिबान तो खैर है ही, और तीनों का तिगड़ी जो है भारत के लिए खतरा है। इसलिए भारतीय जनता दल अपने देशवासियों को, अपने भारतीय भाई बहनों को वो प्रभु राम की ताकत का जो कि हमारी एक परंपरा रही है उसको याद दिलाना चाहता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रभु राम ने कहा कि हम ठीक है, हम नम्र हैं, किसके आगे, सबरी के आगे, लेकिन रावण के लिए कालों के काल हैं। तो चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तालिबान हो, उसके लिए भारत कालों का काल बनेगा, बन सकता है और भविष्य में बनेगा भी, बशर्ते ये देश के जो दुश्मन हैं, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस, समाजवादी पार्टी और जो है आरजेडी, टीएमसी, वाम दल, इनको देश से बाहर किया जाए और इनको वहीं तालिबान के जो ज़मीन है अफगानिस्तान भेज दिया जाए। मोदी जी, आपसे विशेष निवेदन है कि आप इनको भेजने की व्यवस्था करिए। जो आपका राष्ट्रवाद है उसका तगाजा है
कि इन सबको एक एक करके उस देश की सुरक्षा का तकाजा है। आप जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पाने हैं उसका तकाजा है। एक एक करके पैक करके इनको जो है उसी तालिबान भेजिए। इसलिए ये तालिबान के बड़े हितैषी हैं, बड़े प्रशंसक हैं, बड़े कसीदे पढ़ते हैं, बड़े हमदर्द हैं। भेजिए इनको, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने राष्ट्रवादी हैं। और इतना नहीं, एक पत्रकारों का गिरोह है, वही गिरोह जो हमेशा भारत के खिलाफ वो आग उगलता रहता है। कौन गिरोह है? रवीश कुमार, एनडीटीवी वाले रवीश कुमार, संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, वो संदीप चौधरी बहुत बोलता है, संदीप चौधरी, मानक गुप्त और अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, विनोद दुआ, ये सौरभ द्विवेदी, ये आशुतोष और ये सौरभ द्विवेदी। आशुतोष जो चलाता है सत्य हिंदी और सौरभ द्विवेदी चलाता है वो ललन टॉप। ये हमेशा जो है उस जो अभिशाप है जीएनपीसी उसी के पक्ष में सत्ता में कैसे आए उसको साजिश कर रहे हैं दिन रात पूरा। यानी मैंने सोशल मीडिया पर वो आपका यूट्यूब में वो जो है यानी भरा पड़ा रहता है। तो इनको भी, सौरभ द्विवेदी को भी, आशुतोष को भी, और उसके साथ अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान, आलोक जोशी, एनके सिंह, सतीश के सिंह, अनिल सिन्हा, हरजिंदर, राहुल सिन्हा, मुकेश कुमार, आयुष्मान तिवारी और ये बरखा दत्त, राजदीप शरद देसाई और राहुल कंवल, अजीत अंजुम, आरफा खानम, राणा आयूब, सुरा भास्कर, विनोद अग्निहोत्री, विनोद शर्मा और प्रभु चावला और एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, ये सब बड़े खतरनाक और भारत विरोधी पत्रकारों का गिरोह है। तो मोदी जी इनको जल्द से जल्द इनको देश के बाहर निकालिए आप और वहीं भेज दीजिए तालिबान के देश में अफगानिस्तान। फिलहाल वहीं पर इनका जो चहेता है तालिबान वो इनकी अच्छी खातिरदारी कर देगा। और एक बात और, ये मांग परसिस्टेंटली भारतीय जनता दल अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हालांकि उनका जो चरित्र है प्रधानमंत्री के रूप में पूरा कायर, निकम्मा, अराजक, जिसके कारण ये देश के अंदर जितनी भी ये देश विरोधी ताकतें हैं उनके हौसले दिन रात ये बढ़ते जा रहे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि एक ऐसा माहौल हो गया कि देश के खिलाफ कोई कुछ भी बोलते, ये 56 इंच का सीना वाला अब कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी दिन रात गाली देती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिटवाती है, अपने विरोधियों को पिटवाती है। और कई तो जो है वो माने रेप के इंसिडेंट्स हुए हैं, रेप की घटनाएं हुई हैं। वो
मैंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो ये मोदी महोदय कुछ करने वाले नहीं है। इनकी निष्क्रियता इन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ इनके हौसले इतने बढ़ा दिया है कि कोई कुछ भी कह दे उसका कुछ होने वाला नहीं है। एक तो सब अपराध करते हैं, अपने देश के खिलाफ गद्दारी भी करते हैं, इस देश के साथ दुश्मनी भी करते हैं, और फिर झूठ बोलते हैं, झूठ अफवाह। तो झूठ अफवाह का बाजार इतना गर्म है कि हम जैसों के लिए दिक्कत हो जाती है अपनी जनता को समझाने में। जनता को भी दिक्कत होती है, भाई क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम पता करें। तो जो अपनी बात सही रूप से कहना चाहता है, देश के हित में कहना चाहता है और आवाम के हित में कहना चाहता है, उसको जानबूझ करके दिक्कत पैदा करने के लिए ये सब जो है भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें जो है एक तो झूठ अफवाह का सहारा लेती है अपने पापों को ढकने के लिए, और जो है और यदि कोई सही बात कहता है, देश हित की बात कहता है, तो वो पहचान में न आए इसे झूठ और अफवाह के उहापोह में। और उसी उहापोह में ये अपने पापों को ढकते हैं। तो इतनी दुर्व्यवस्था, इतनी अराजकता, इतनी माने एनार्की चला रहे हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना लिए हुए और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। कोई कह रहा था कि अब ये सब इतने दुष्ट हैं सब बीजेपी वाले, कभी जब इनको मोदी जी को बेनकाब किया जाता है तो कहते हम योगी जी को भेजेंगे। वो योगी यानी वो क्या कर लेंगे? योगी जी क्या कर लेंगे? ये तमाम डंका पीट रहे हैं कि हमने जो है अपराधियों को भगा दिया। तमाम तो अपराधी हैं। योगी महोदय बताए हैं उत्तर प्रदेश में वो बगल में ही तो है, वो रघुराज प्रताप या रज्जू भैया, जिसने एक डीएसपी को मरवाया था, और उसकी जांच के लिए सीबीआई भी जांच करने में वो हाथ खड़े करके भाग गई। ये नहीं पता है क्या? ये योगी महोदय को पता नहीं है क्या? और फिर उसके बगल में वो है अखिलेश प्रताप, वो एनपीसी वाला गुंडा। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ दिखावा करने से। और गाजियाबाद, मेरठ में यानी चेन स्नैचिंग, यानी चेन छीनना, पर्स छीनना महिलाओं का कहाँ बंद हो रहा है? तो झूठ मूठ का करना और ऐसा ये पाखंडी बस जाकर के दिवाली पर 1000 वो दीपक जलाना और कवड़िया पर जो है वो फूल बरसाना, ऐसा मुख्यमंत्री वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसने पंचायत का चुनाव करा करके समाजवादी पार्टियों को बहुत बड़ी ताकत दी है इसने। तो अंदर खाने में ये समाजवादी पार्टियों का ये हितैषी है, ये योगी आदित्यनाथ, जो समाजवादी पार्टी इस मुल्क की और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए अभिशाप बन गई है, उसको ताकत देने वाला ये है, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में। सारी बातें इसकी झूठी। और खास करके और वो भी देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को कैद कर लिया, वहां से पंजाब से भी छुड़ा लिया। लेकिन मैंने योगी आदित्यनाथ महोदय जरा ये बताइए, जनता को राहत कब मिलेगी? बताइए ना, कब मिलेगी? एक अपराधी के खत्म कर देने से, या अपराध को
ख़त्म कर देने से। तो मुख्तार अंसारी को संरक्षण कौन दे रहा था, आपको नहीं पता है? बताइए, मुख्तार अंसारी को संरक्षण कौन दे रहा था? और मुख्तार अंसारी को जिस डीएसपी ने जो है शैलेंद्र सिंह ने पकड़ा, उसको टार्चर करके इस्तीफे के लिए बताइए, डीएसपी एक पीपीएस यानी यूपीपीसीएस क्वालिफाइड को इस्तीफा देना पड़ा। वो कौन था अपराधी? मुलायम सिंह। तो योगी आदित्यनाथ महोदय, इतनी सी भी अकल नहीं है कि अपराध तब खत्म होगा, सिर्फ अपराधी के मारने से कुछ नहीं होगा। उसको संरक्षण कौन दे रहा है? राजनीतिक संरक्षण कहाँ से मिला हुआ है? तो जब तक मुलायम को खत्म नहीं करेंगे, अखिलेश को खत्म नहीं करेंगे, तो क्या अपराध वो खत्म होगा? यदि उत्तर प्रदेश की जनता को यदि अपराध से मुक्ति दिलाना है, तो ये जो अपराध की जो जड़ हैं, मुलायम और अखिलेश, इनको ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। तो जैसे निकम्मा वहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में योगी महोदय, उतने ही निकम्मा और पाखंडी जो है आप हैं। तो आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, न तो उत्तर प्रदेश में, न तो इस भारत के आप किसी तरह से वो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जीत जाते हैं। और जनता को भी चाहिए कि ऐसे पाखंडी को मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, एमएलए तो छोड़ दीजिए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी वो स्वीकार न करें। ऐसे पाखंडियों से ही तो जो है देश विरोधी ताकतों को ताकत मिली है, उनके हौसले बढ़े। यदि समाज विरोधी ताकतों को यदि नस्तमे नाबूद जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक इनके हौसले जो है पस्त नहीं होंगे। और बिल्कुल जान लीजिए कि मोदी महोदय के रहते, जो है योगी आदित्यनाथ के रहते, ये भारत विरोधी ताकतें, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी, कांग्रेस के राहुल, सोनिया, प्रियंका, एक बार प्रियंका को सुन लीजिए। कोई कह रहा था कि भाई इनको जरूरत वक्त आ गया कि इन तीनों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके, साइको टेस्ट करा करके और नार्को टेस्ट करा करके इन तीनों को पैक करके वो इडली भेज दीजिए। तो कोई चमचा था वो कांग्रेसी कह रहा था कि प्रियंका को छोड़ दीजिए। अरे उसने क्या किया है? तो जाना चाहिए कि प्रियंका भी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। प्रियंका भी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। उसने हरियाणा के, राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पी है, उसने चोरनी है वो। और जेपी नड्डा क्या बोलता है उसके, वो जो बस नौकरी नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। अरे नौकरी को कौन, यहाँ देश के अस्तित्व के लाले पड़े हैं, सुरक्षा के लाले पड़े हैं, और तुम वही नौकरी मांग रहे। तो तुम्हारे जो है वो गद्दार तुम्हारे बाप के नाना ने कितनी नौकरी दी थी? तुम्हारी जो नानी ने जो है वो कितनी वो नौकरी दी थी? तो तुम्हारे बाप ने यानी कितनी नौकरी दी थी? अब जनता जो है इनको ठीक से जवाब दे। अब इनकी जड़ में कौन है? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हताश किस्म के, हालांकि ये शब्द हमको नहीं कहना चाहिए, अभी भी हमारे ठाकुर राजपूत कहे जाने वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, अभी भी प्रियंका के जाल में फंसे हुए हैं। अभी भी ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस प्रियंका के जाल में फंसे हुए हैं। उनसे विशेष विनती है कि जितना जल्दी हो सके उसके जाल से बाहर आइए। उसकी दुर्गति होने वाली है। मैं नहीं चाहता हूं
कि उसकी दुर्गति के साथ हमारे जो आदरणीय जो है वो, क्योंकि उसने इस देश का वो पैसा वो चुराया हुआ है। भारतीय जनता दल जब सत्ता में आएगा, हर एक का, हालांकि ये तुरंत तो संभव नहीं है, लेकिन इस पैसा हमारे देश का, गरीब भारतीय भाई बहनों का हर एक से वो वसूलेगा। तो ये विषय बहुत प्रधान है, बहुत मुख्य है, और मतलब इन बातों पर चर्चा और जारी रहेगी। तो और इसको विस्तार से बताने की ज़रूरत है, इसको विस्तार से समझाने की भी ज़रूरत है, और ये क्रम, ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा जब तक ये लक्ष्य हासिल न हो, प्राप्त न हो। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।